गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है सबको? स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? विद्या रानी, विद्या, आवाज जा रही है? Yes, sir. ठीक। आज के इस स्पेशल मेंटरशिप सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 एग्जाम के बारे में। आज का टॉपिक है कि दिसंबर 2025 परीक्षा को लेकर के सही रणनीति क्या होनी चाहिए, फॉर्म फिल करते समय किन बातों का ध्यान रखें, और एग्जाम में ऐसी गलतियां जो हम करते हैं उनसे कैसे बचें, कैसे जेआरएफ क्वालिफाई करें, या जेआरएफ पीएचडी एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। आप में से अगर किसी के मन में सवाल होगा तो सवाल हम सेशन के एंड में पूछेंगे। अभी आपका माइक म्यूट पे होगा, तो जब सेशन खत्म होगा तो अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सारी बातें सुननी है, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेनी है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज आप लोगों के मन में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, चाहे फॉर्म अप्लाई करने को लेकर, चाहे एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है, या तैयारी कैसे करें, या अगले जो 74 डेज आपके पास बचे हुए हैं उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ ध्यान से सुनिए। स्पेशल मेंटरशिप सेशन, ठीक है। तो स्पेशल मेंटरशिप या गाइडेंस जो सेशन चलते रहते हैं बीच बीच में, वो आज उसी का पार्ट है। दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर सकते हैं आप लोग आज का सेशन अटेंड करने के बाद। तो आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, दिसंबर 2025 का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेज हुए हैं, और परीक्षा को लेकर के क्या पैटर्न है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ चेंज हुए हैं, एज क्राइटेरिया क्या है। तो दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जो आपके स्क्रीन पर शेयर है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, एक बार देख लेंगे पूरा अच्छे से, फिर फॉर्म भरेंगे। दूसरा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लगभग 10 से 12 लाख लोग परीक्षा देते हैं, नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, 81 सब्जेक्ट है, अप्रॉक्स अब देखेंगे तो 100 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, या कंपटीशन को कैसे समझें, तो दूसरे सेगमेंट में हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, कंपटीशन कितना है, ठीक है। तीसरे सेगमेंट में हम लोग समझेंगे कि एनटीए क्या चाहता है, एनटीए की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूं कि ये परीक्षा जो है वो केवल नॉलेज की परीक्षा नहीं है, केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि आपको एग्जाम का टेम्परामेंट समझना होगा। ठीक है, पेपर वन का, पेपर वन की क्या भूमिका है, सभी विषयों के स्टूडेंट्स को पेपर वन को लेकर के क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और कहाँ लोग गलतियां करते हैं पेपर वन को लेकर के। तो पेपर वन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर वन को लेकर के, उस पर भी थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, और साथ में पेपर टू को लेकर के भी। पेपर टू को लेकर के भी एक जनरल स्ट्रेटजी करेंगे जो सारे ही सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जेआरएफ आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरएफ क्वालिफाई कर लिए हैं लेकिन उनका जेआरएफ लैप्स कर गया। तो पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की जो तैयारी है वो कैसे किया जाए कंबाइन रूप से, जिससे कि ना सिर्फ जेआरएफ निकले पीएचडी में एडमिशन हो जाए, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी की भी तैयारी आपकी एक साथ हो जाए। अभी जो यूपीएचसीएससी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो वैकेंसीज आई है, तो उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू कर दिया उन लोगों ने, और सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो उससे ये पता चलता है
जिसपे मैंने पहले, बहुत पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ, लगभग 1-2 साल पहले से ही, कि कम्पिटिटिव अप्रोच अपनाना होगा और कम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी होगी। केवल जेआरएफ के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे। तो टाइम मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करेंगे कि अब से लेकर के जो 31 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो रही है, तो उस कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, पेपर 1 को कितना पढ़ें, पेपर 2 को कितना पढ़ें, उस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो बहुत सामान्य सी गलतियां होती हैं और लगभग सभी स्टूडेंट करते हैं, और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन कुछ पॉइंट से रुक जाता है, किसी का 0.01 से रुक जाता है। तो बात करेंगे हम लोग कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है, जो अवॉइड करना चाहिए। तो एक अच्छा गाइडेंस वो होता है जो ये बताता है कि क्या नहीं करना है। तो इस सेशन के अंतर्गत, इस सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि नेट जेआरएफ को लेकर के सामान्य गलतियां लोग क्या करते हैं, और जिसकी वजह से बहुत पढ़ने के बाद भी उनका नहीं हो पाता है, ठीक है। और ओवरऑल हमारा क्या गाइडेंस होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, उस पर बात करेंगे। गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी, कि मैं आपको कैसे गाइडेंस देने वाला हूँ, क्या स्ट्रेटजी है परीक्षा को लेकर के। तो आज के सेशन में इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप लोगों की क्लासेज नहीं है क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा। तो एक बार देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न और बाकी चीजें, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ताकि आप लोग पूरे मनोयोग से आज के बाद पढ़ाई करें, तैयारी करें। कल से धनतेरस, दिवाली भी शुरू हो रही है, तो अभी आप लोग मना लीजिए 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरे मन से जुड़ जाइए परीक्षा की तैयारी में, ठीक। तो पॉइंट 1 पे आते हैं, दिसंबर 2025 का जो नोटिफिकेशन है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों को शेयर किया गया था, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एनटीए दे देता है। ये दिसंबर 2025 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। स्टेप बाय स्टेप करके इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग समझेंगे। एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही मुख्य पत्र है, यहीं से पता चलता है कि परीक्षा को लेकर के एनटीए की क्या रणनीति है, एनटीए का विजन क्या है। एनटीए का विजन है, द राइट कैंडिडेट ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशंस विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो उनको एक सही उम्मीदवार चाहिए जो भारत की जो जोग्राफिकल या डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी डिविडेंड्स हैं, उसमें से अच्छे लोग चाहिए, ताकि बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सके। क्योंकि आप सभी एनटीए का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद या तो रिसर्च करेंगे या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उनको एक अच्छे या सही उम्मीदवार चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 पेपर लगा रखा है। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड वाले पेपर, जिसमें 10 यूनिट है और सबसे पूछे जाते हैं, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का, जिसमें आपकी स्पेशलिटी देखी जाती है कि कितने गहरे से जाकर के आपने पढ़ाई किया है। क्या मिशन है इसका? टू इम्प्रूव क्वालिटी, टू इम्प्रूव इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। तो समता के साथ शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर के आना, बाई एडमिनिस्टरिंग रिसर्च बेस्ड वैलिड रिलायबल इफिशिएंट ट्रांसपेरेंट फेयर एंड इंटरनेशनल लेवल असेसमेंट। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों ने पढ़ा था। रिसर्च एप्टीट्यूड में बताया गया था कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। तो एनटीए का मिशन भी यही है कि एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करना, और वो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा हो समान रूप से सभी तक पहुंचे, समता के साथ पहुंचे, ठीक है। और वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हो, ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों में जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेज है, उन सारे प्रैक्टिसेज को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, जिससे हायर एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसको सुधारी जा सके। द बेस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, psychometricians and IT delivery and security professionals will be ensured that the current gap in existing assessment system are properly identified and bridged. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों ने पढ़ा था इवेल्युएशन सिस्टम, और इवेल्युएशन सिस्टम पढ़ते हुए आप लोगों को बताया गया था कि इवेल्युएशन करना किसी का इस बात पे डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया क्या है, मानदंड क्या है, किन मानदंडों के आधार पे किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर मछली का मूल्यांकन इस बात से करेंगे कि वो पेड़ पे चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती है, तो वो क्राइटेरिया ही गलत है। क्योंकि मछली पेड़ पे नहीं, पानी में ही उसकी प्रतिभा है, और बंदर को देखेंगे कि वो पानी में तैर पाता है कि नहीं तैर पाता है, तो ये दिक्कत है। तो
जितने भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक स्तर पे, जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हुए मन की संरचना को भी समझते हैं, ठीक है। आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीटी जो आप पढ़ते हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल विल इंश्योर द करंट गैप, जो वर्तमान मूल्यांकन पद्धति में जो गैप है उसको ठीक करना, और इस तरह की मूल्यांकन पद्धति को लेकर के आना जिससे कि लोगों के साथ न्याय हो सके, समान रूप से किया जा सके, जो रिक्वायर्ड है वो हो सके, ठीक है। कोर वैल्यू क्या है? एनटीए विल क्रिएट अ सिस्टम विच विल प्रमोट टीचिंग बाय टीचर्स, लर्निंग बाय स्टूडेंट एंड असेसमेंट बाय पेरेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इवेल्युएशन के अंतर्गत या मूल्यांकन के अंतर्गत आपने देखा था कि ना सिर्फ टीचर बल्कि लर्नर, और लर्नर के साथ ही जो उनके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल जो है जिस संस्थान से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशंस, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं मूल्यांकन में। टीचर, लर्नर, इंस्टीट्यूट कौन सा है और पेरेंट कैसे, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एनटीए के इसको पढ़ने के बाद ही आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको पढ़ते ही नहीं, या मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाएंगे, और इसको एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एनटीए आपसे चाहता क्या है, फिर आपका जो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो एकदम राइट डायरेक्शन में होगी। एनटीए स्ट्रांगली बिलीव इन क्वालिटी, गुणवत्ता में विश्वास करता है, केवल विश्वास नहीं करता है, दृढ़ विश्वास करता है, स्ट्रांगली। इफिशियंसी, दक्षता, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, इक्विटी, समता एंड सिक्योरिटी ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन जो हो वो एज पर द कैंडिडेट हो, ना कि मूल्यांकन के आधार पर कैंडिडेट बनाया जाए। तो जिस तरह के छात्र उसकी मनोरुचियां हो उस आधार पर मूल्यांकन क्राइटेरिया हो। द प्रैक्टिस दैट वैल्यूज, ठीक है। एनटीए विल कॉन्स्टेंटली इंगेज विथ इट्स स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, एक्सपर्ट एंड पार्टनर इंस्टीट्यूट। तो जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे लर्नर हो गया, माता पिता हो गए, टीचर हो गए, इस संबंध में जो विशेषज्ञ हो गए, जैसे जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो सारे एक्सपर्ट हो गए, और पार्टनर इंस्टीट्यूट जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, संबंध संस्थाएं, वो सारी चीज। तो ये कोर वैल्यू हो गया। बाकी टेबल ऑफ कंटेंट में सारी चीजें, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अबाउट एनटीए यूजीसी, तो यूजीसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ पे दिया हुआ यूजीसी के बारे में, ठीक है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के बारे में, एग्जामिनेशन स्कीम का मतलब परीक्षा की क्या योजना है, इस बार की क्या योजना है उसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम क्या होगी। चैप्टर 3 में दिया एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम क्वालिफाई करने की क्या क्राइटेरिया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई करते हुए, एग्जाम्पशंस हैं कि किसको किसको छूट है, और एज लिमिट और रिलैक्सेशंस हैं कि आयु क्या होगी आपकी और उसमें क्या क्या रिलैक्स किया गया। रिजर्वेशन से रिलेटेड चैप्टर 4 में है, और चैप्टर 5 है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इसमें सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेज आते हैं उसको भी इन्होंने डिस्कस किया है, तो सारी चीजें इसमें है। उसके बाद एनेक्सर्स हैं जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, एनेक्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ये आप लोगों ने देख ही लिया था, 7 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक। तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है 7 ऑफ नवंबर है, ठीक है, 11:50 PM तक, ठीक है। तो ये भरना है आपको, और फी पे करना है आपको। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपए है। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 600 पे करना है। शेड्यूल कास्ट, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इन लोगों को 325, और थर्ड जेंडर, तो इन लोगों की फीस होगी 325 होगी। तो ये सारी चीजें हैं। करेक्शन इन द पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 10 नवंबर। 10 नवंबर तक अगर कुछ करेक्शन है तो कर लेंगे आप लोग। 10 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में जो करना है वो कर सकते हैं करेक्शन। 12 नवंबर के बाद एनटीए कोई भी करेक्शन एंटरटेन नहीं करेगा, क्लियरली लिख के दिया है बड़े बड़े अक्षरों में, अभी दिखाता हूँ। तो फॉर्म हड़बड़ी में नहीं भरना है, एकदम शांत दिमाग से भरना है, आराम से भरना है, ध्यान दे करके भरना है, ठीक है। एग्जाम सेंटर बाकी चीजें बाद में बताएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम पहले वाला ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, 180 मिनट्स 3 आवर्स का है, और कोई ब्रेक नहीं होगा। पेपर 1 और पेपर 2 आपका कंटिन्यूअस होगा।
ठीक, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, केवल ऑनलाइन मोड में आप भर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में मत भरिएगा। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप भर के देंगे तो। ठीक है, इसमें बाकी पेमेंट और बाकी चीजें दिया हुआ है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि एनटीए डज नॉट एडिट, मॉडिफाई, अल्टर एनी इंफॉर्मेशन entered by the candidates under any circumstances। किसी भी परिस्थिति में एनटीए किसी भी कैंडिडेट के द्वारा दी गई सूचना को एडिट नहीं करता है, मॉडिफाई नहीं करता है, ना ही अल्टर करता है। तो प्लेगरिज्म रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हुए आपने पढ़ा था, फैब्रिकेशन, डेटा को फैब्रिकेट करना, वो सब नहीं करता है। साथ ही एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो अगर 12 नवंबर तक जो आपको समय है, उसको करने के बाद अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मैंने मेल की जगह फीमेल भर दिया है, जी मैं तो ओबीसी में हूँ, जनरल डाल दिया है, तो ये कह रहे हैं कि वो एंटरटेन नहीं करेंगे आपको, बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, एंटरटेन नहीं करने का मतलब मनोरंजन करना नहीं होता है, मतलब आपकी बात नहीं सुनेंगे। देयरफॉर इसलिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज अटमोस्ट caution for filling up correct details in the application form। utmost caution का मतलब सावधानी, तो जितनी सावधानी हो सके उतनी सावधानी बरतेंगे फॉर्म भरते समय, और करेक्ट डेटा फिल करेंगे। ठीक है, नहीं तो एंटरटेन नहीं करेंगे। तो जो लोग घबराए हुए थे, जिनको मैंने बोला था एक बार पढ़ लेंगे फिर फॉर्म भरिएगा, इसलिए बोला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें सच नहीं है कुछ। चैप्टर 1 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन। एनटीए के बारे में आप लोगों को पता ही है कि एनटीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत स्थापित किया गया है, और एक सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के थ्रू किया गया है, स्थापना किया गया है। तो परीक्षा में पूछ लेगा एनटीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर कंडक्टिंग efficient, transparent and international standard test in order to assess the competency of candidate for admissions to premier higher education institutions। इसलिए स्थापित किया गया है ताकि इफिशियंट तरीके से, दक्षता, कार्यकुशल तरीके से, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार परीक्षा या टेस्ट कंडक्ट कर सके, इसलिए इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। और जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसमें ये एक्सेस करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो केवल उच्च शिक्षा संस्थाओं में उनके एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए, कि वो कितने सक्षम है, कितने कॉम्पिटेंट है, इसकी जांच करना। The NTA has been entrusted by the University Grant Commission with the task of conducting UGC NET which a test to determine the eligibility of Indian nation for award of junior research fellowship and appointment as assistant professor। तो यूजीसी ने ये काम सौंपा है इनको, और जिसमें क्या करते हैं, इंडियन नेशनल्स, भारतीय नागरिकों के लिए अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, जो 3 कैटेगरी कर दिया इन्होंने, तो 3 कैटेगरी के लिए यूजीसी ने इंटरेस्ट किया है, इनको स्थापित किया है, एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो 3 क्राइटेरिया है, जेआरएफ, नेट एंड ओनली पीएचडी एडमिशन। तो तीनों क्राइटेरिया के लिए इनको पावर दिया गया है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ना सिर्फ नेट जा रहा में बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक सांविधिक निकाय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय है उसके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसके उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, 1956 में जो अधिनियम आया था उसके द्वारा स्थापित किया गया है। वेस्टेड विथ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 दायित्व दिए गए हैं इसको, दैट ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स एंड
that of coordination, determination and maintenance of standard institution of higher education। तो हायर एजुकेशन को फंड देना, निधि देना, ठीक है, और साथ में समन्वय स्थापित करना, उनके जो मानदंड होना चाहिए हाई उच्च शिक्षा के, उन मानदंडों को क्या करना, रेगुलेट करना, ठीक है। द यूजीसी मैंडेट इंक्लूड्स, क्या क्या मैंडेट है इसको, प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना और समन्वय स्थापित करना, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो टीचिंग के मानदंड, परीक्षा और शोध, तो शिक्षण, शोध और परीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करना, फ्रेमिंग रेगुलेशन ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा को लेकर के जो मिनिमम स्टैंडर्ड हो सकते हैं उसको लेकर के नियम बनाना, ठीक है। यूजीसी ने जैसे नियम बना रखे हैं 2015, 2012, 2016, जैसे पीएचडी रेगुलेशन 2012, 2016, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिसबर्सिंग ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, तो ये करना, सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक लिंक का काम करता है ये, इसके लिए उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसके लिए, एडवाइसिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेजर नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, केंद्र सरकार को सुझाव देना, सलाह देना कि उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए कौन से आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए, तो ये सारा काम करता है यूजीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो ये 3 तरह के टेस्ट कंडक्ट कराता है, इस पे आपने देख लिया, जेआरएफ, नेट और ओनली पीएचडी एडमिशन, तो ये टेबल के थ्रू दिया हुआ है। और जो परीक्षा लोग दे रहे हैं वो एक तो जेआरएफ के लिए वो कैटेगरी 1 फिल करेंगे, कैटेगरी 2 में नेट के लिए, ठीक है, और कैटेगरी 3 में ओनली पीएचडी एडमिशन। तो जेआरएफ कैटेगरी 1 में यस, तो अगर कोई कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करता है तो तीनों में क्वालिफाई मान जाएगा, जेआरएफ, नेट ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है, पीएचडी एडमिशन। अगर कोई नेट क्वालिफाई करेगा तो जेआरएफ नहीं, नेट और पीएचडी एडमिशन, और कैटेगरी 3 में ओनली पीएचडी एडमिशन है, ठीक है। इस पे मैंने चर्चा किया कैसे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे पीएचडी से, उस पे सेशन है, पूरा वीडियो एक, अगर किसी को इससे रिलेटेड डाउट होगा तो वो वाला वीडियो देख लेगा, जिसमें बताया गया कि कैसे जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी एडमिशन करते हैं वो क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इंटरव्यू में कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो सारा बता रखा है प्रीवियस वाले वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग फेलोशिप विल बी मेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में 6 साल तक मैंने काम किया है, तो ये जो बैकवर्ड क्लास हैं, शेड्यूल्ड क्लास के लोग हैं, और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट है, वो जेआरएफ के अलावा ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के वेबसाइट पे जाकर के। इसको एनएफएससी नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल्ड क्लास, एनएफओबीसी नेशनल फेलोशिप ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, और एनएफपीडब्ल्यूडी, तो जो लोग शेड्यूल क्लास के हैं, जो लोग बैकवर्ड क्लास के हैं, और जो लोग पीडब्ल्यूडी में है, दिव्यांग हैं, वो लोग जा करके वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आदित्य लास्ट में लूंगा, तो माइक म्यूट है, लास्ट में क्वेश्चन लूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ये जेआरएफ का एडिशन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है और जो अवेल भी कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। The data of UGC NET candidates can be shared by the UGC and with the higher, जो यूजीसी नेट के पास डेटा है ये क्या करेंगे, हायर एजुकेशन को शेयर करेंगे फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स। तो जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपने अप्लाई किया तो वो डेटा उठा लेगी एनटीए से, आपका एनटीए से डेटा लेकर के उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकती है। साथ ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी पीएसयूज हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बने हैं, जो इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं, इवन इनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट जॉब से बेटर होते हैं, बेटर फैसिलिटी मिलती है। तो पीएसयू में भी आपकी नौकरी लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, जो कि डेटा उठा लेते हैं सीधे एनटीए से। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, ये लोग वैकेंसीज निकालते हैं और ये बोलते हैं कि अगर आपने एनटीए का जो एग्जाम दिया है, हम कोई रिटर्न परीक्षा नहीं लेंगे, हम आपका डेटा वहां से ले लेंगे, बस आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो जब आप फिल करते हैं तो उसके साथ ही आप अपना एनटीए वाला डिटेल्स भी दे देते हैं, और साथ में ये यूजीसी नेट से भी ले लेते हैं, और फिर इसके आधार पे गवर्नमेंट जॉब लगती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है
नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ही सीधे पीएसयू में गए और उनकी जॉब लग गई। ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो कहने का मतलब है कि ये परीक्षा सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब में भी, पीएसयूज में, अदर इंस्टीट्यूशंस में इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अभी जो आपकी परीक्षा होगी दिसंबर 2025 वाली, कंप्यूटर बेस पे होगी, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑनलाइन होगी। ठीक है, एज पर द टाइम शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस इन द सब्जेक्ट रिफर्स टू अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 आप देखेंगे जिसमें दिया हुआ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब। ठीक है, एनेक्सर 2 है, अपेंडिक्स 2 है लिस्ट ऑफ यूजीसी सब्जेक्ट ऑफ देयर कोड। तो अपेंडिक्स 2 में किस किस सब्जेक्ट से आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं उसकी लिस्ट दिया हुआ है, इसके साथ अटैच है। और अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज फॉर सेंटर फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। तो कहाँ कहाँ परीक्षा होगी इसकी लिस्ट दिया हुआ है, सिटी के नाम। ठीक है, तो उसको रेफर कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा? पैटर्न ऑफ एग्जाम लगभग सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे माहौल बनाने के लिए लिख सकते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर में हुआ भारी बदलाव, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए। और बच्चे घबरा जाते हैं कि बाप रे क्या बदलाव हो गया। तो उनका काम होता है सस्पेंस डालना, बच्चों को व्यूज बढ़ाना यूट्यूब पे, ये सारी चीजें तो सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इस सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए, सीधे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन लीजिए, ऑफिशियल स्रोत से लीजिए और मस्त होकर पढ़ाई करिए, प्रेशर में नहीं आना है। द टेस्ट पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, 2 खंडों में पेपर होगी आपकी। बोथ द सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस 4 विकल्प दिए जाएंगे, कोई ब्रेक नहीं होगा। तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका 100 अंक का होगा, पेपर 2 200 अंक का होगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में जो पहले का था, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो 52 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा। और ये 100 गुणे 200 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 100 गुणे 2 तो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है इन्होंने एमसीक्यूज के बारे में। द क्वेश्चन द क्वेश्चन सर जी सेट पेपर भी समझाएंगे। जी सेट, सेट वालों को तो कुछ करना ही नहीं है, जो इस बैच में क्लास करता है सेट तो उसका ऐसे निकल जाता है, मतलब जैसे नाश्ता करते हैं वैसे निकल जाता है। आज तक किसी एक स्टूडेंट का सेट रुका नहीं, चाहे वो गुजरात सेट हो, चाहे वो एमपी सेट हो, चाहे वो बिहार सेट हो, चाहे वो यूपी सेट हो, चाहे किसी भी राज्य की परीक्षा हो। ठीक है, तो सेट के लिए तो चिंता छोड़ दीजिए, जो यहाँ से पढ़ता है उसका सेट निकल जाता है अपने आप। The question in part 1 intends to assess the teaching research aptitude of the candidate। वो कह रहा है कि इस खंड के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी क्वेश्चन लास्ट में पूछना है, अभी नहीं क्वेश्चन पूछना, अभी सुन लीजिए ध्यान से। पार्ट 1 में उसका इंटेंशन क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा स्टूडेंट के शिक्षण और शोध अभियोग्यता की परीक्षा करना, टेस्ट करना। ठीक है, it will primarily be designed to the test रीजनिंग एबिलिटी, आपके तार्किक क्षमता की परीक्षा करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके बोधगम्यता या पढ़कर समझने की क्षमता की परीक्षा करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग सिलेबस में नहीं लिखा है और डाइवर्जेंट थिंकिंग से एनटीए ने सवाल पूछा है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो सृजनात्मक सोच होती है उसके बारे में, एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, और सामान्य जो समझ होती है एक उम्मीदवार की उसको चेक करना है। ठीक है, तो 3 घंटे होंगे, 180 मिनट, कोई ब्रेक नहीं होगा, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पहला तो कंडीशन ये है। तो पॉइंट 1 लिख लीजिए आप लोग, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे वो आए चाहे ना आए। कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है, मतलब सभी प्रश्न अटेम्प्ट करना है। जो लोग छोड़ के आते हैं बहुत गलती करते हैं, छोड़ना नहीं है, वो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट। अच्छा, मैंने बोल दिया कि कोई बदलाव नहीं हुआ तो कई लोग लेफ्ट करके चले गए, तो इसीलिए भी लोग लिखते हैं कि बदलाव हुआ ताकि हम तक रुके रहे। बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप समझेंगे नहीं, परीक्षा पढ़ने से नहीं निकलेगी। इसलिए पेशेंस के साथ ध्यान से सुन लीजिए। आपके प्रश्न क्या है पता है मुझे, तनाव में मत आइए, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इतना सेशन ही नहीं लेता, अब तक खत्म कर देता इसको। सब्जेक्ट
और उसके कोड क्या है, अपेंडिक्स 2 पे है, वो सब आपको पता ही है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा वो आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पॉइंट 1 बता दिया आपको, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पॉइंट 2 लिख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन shall be treated as final and decision of NTA shall be final in this regard। अगर कोई भी ये एम्बिग्विटी पाई जाती है किसमें, कोई ट्रांसलेशन अनुवाद में, या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन, या किसी प्रश्न की संरचना में, तो जो इंग्लिश में वर्जन होगा वही फाइनल होगा। ठीक है, एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शेल बी फाइनल। और आप इसमें कहीं जा भी नहीं सकते, एनटीए जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। इसीलिए पेपर 1 में इंग्लिश, जो लोग केवल हिंदी में पेपर 1 देते हैं उनके 3-4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि पेपर 1 मूल रूप से अंग्रेजी में ही बनता है। केवल लैंग्वेज के पेपर हिंदी में बनते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर इंग्लिश में बनते हैं। सारे ही सब्जेक्ट के पेपर इंग्लिश में बनते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, डॉट 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 बाकी भी। हिंदी साहित्य का पेपर हिंदी में बनेगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में बनेगा, ठीक है, पंजाबी का पेपर पंजाबी में बनेगा। पेपर 1 जो होता है ये भी इंग्लिश में बनता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट केवल हिंदी पढ़ते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन पीछे रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्लास में आप लोगों को बाइलिंगुअल मोड में पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश के टर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में ऐसा अनुवाद करते पता नहीं चलता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, जहां क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ना है। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन। तो एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 ही नंबर होंगे, ठीक है, और हर सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी इन लोग करके नहीं आया है, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, अगर आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं, अनअटेम्प्ट करते हैं, या मार्क आप रिव्यू करके छोड़ देते हैं, तो कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। इसलिए सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सेव कर देना है, छोड़ के नहीं आना है, चाहे आए चाहे ना आए। ठीक है, while every effort will be made to ensure that each question has one unique answer, in case it is found that a question has more than one option, it will be dealt with informally। अगर किसी एक प्रश्न के 2 से अधिक क्वेश्चन आंसर सही होते हैं तो कैसे करें उसको डील करेंगे ये बताते हैं। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर एक से ज्यादा विकल्प सही होते हैं, देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क एनी ऑफ कर। देखा आपने, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 से ज्यादा विकल्प सही हैं, तो उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन वो नंबर उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के चले आए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न अगर उसमें विवाद की स्थिति बनती है तो उसमें 2 नंबर दिए जाते हैं। किसको, जो अटेम्प्ट किया है। जिसने छोड़ दिया है किसका, तो 2 उत्तर है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। तो पॉइंट 3 लिख लीजिए इसको। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर किसी क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन सही हो जाए तो 2 नंबर दिया जाएगा। किसको, जिसने अटेम्प्ट किया है, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, अगर किसी क्वेश्चन का कोई भी विकल्प सही नहीं है तो 2 नंबर दिए जाएंगे। किसको, जिसने अटेम्प्ट किया है। तो पहले ही बोल दिया है कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। ठीक है, तो ये जो गलती हो सकती है वो मानवीय गलतियों या तकनीकी गलतियों के कारण हो सकती है। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। इसलिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि एक ऑप्शन चूज जरूर करें, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, तो अभी जो 3-4 पॉइंट बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत पढ़ के गए हैं, क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, परीक्षा नहीं निकलेगा आपका। कितना भी पढ़ लीजिए, अगर पेपर आप अटेम्प्ट नहीं ठीक से करेंगे, परीक्षा नहीं निकलेगा। इसीलिए इस परीक्षा में गाइडेंस की जरूरत है। अब आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वही 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए, तो मास्टर्स में होने चाहिए। ठीक है, कोई स्टूडेंट जिसने एमए में एडमिशन लिया है वो भी परीक्षा दे सकता है। कोई स्टूडेंट अभी एमए में एडमिशन लेना चाहता है वो भी परीक्षा दे सकता है, वो एलिजिबल है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। राउंड
ऑफ का नहीं, राउंड ऑफ का मतलब कि अगर 54.99 होगा तो राउंड ऑफ हो गया ये, विदाउट राउंडिंग अप। एग्रीगेट 55% होना चाहिए, एकदम 55% होना चाहिए, इससे नीचे 0.01 भी रहेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो राउंड ऑफ नहीं लेंगे वो। मास्टर डिग्री, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट एग्जाम में। द अदर बैकवर्ड क्लास belonging to non-creamy layer, scheduled class, scheduled tribe, person with disability, benchmark disability, third gender category, who have secured at least 50% mark without rounding up, तो वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये SC ST OBC PWD थर्ड जेंडर, अगर इनका 50% मार्क्स है एमए में तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। Candidates who are pursuing their master degree equivalent course or candidate who have appeared for the qualifying master's examination who is awaited और candidates who qualifying examination have been delayed में भी। तो जो लोग मास्टर दे रहे हैं, जिनका परीक्षा रिजल्ट आने वाला है, जिसका नहीं आया है, सब लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक, बाकी वही सारी चीजें हैं, एलिजिबल है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैंडिडेट 4 ईयर FYP बैचलर डिग्री प्रोग्राम में है वो भी एलिजिबल है, तो पहले ही बता दिया था आप लोगों को सारा, ठीक है, तो वो सब लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सब नॉर्मल में बता दिया गया आप लोग को, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है, JRF के लिए एज लिमिट क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के। नॉट नॉट मोर देन 30 ईयर्स, तो 30 साल से ज्यादा नहीं उम्र होनी चाहिए JRF के लिए, ठीक है। डेट बता दिया इन्होंने, किसको किसको रिलैक्स है इसमें, तो 30 साल तक ही JRF निकाल सकते हैं आप लोग, 30 साल के बाद नहीं, उसके बाद आपका नेट होगा, और नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। तो किसको किसको रिलैक्स है इस 30 साल में, 5 साल का रिलैक्स है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC NCL, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो लोग हैं, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, एज पर द सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची के अनुसार, राज्य सूची के अनुसार, अगर आप OBC NCL में आते हैं तो नहीं देंगे उनको, ठीक। SC के लोग जो हैं, ST के जो लोग हैं, PWD, थर्ड जेंडर एंड वुमेन एप्लीकेंट्स, तो जितनी लड़कियां हैं, जितने SC ST के लोग हैं, OBC के नॉन क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, थर्ड जेंडर के लोग हैं, तो वो लोग 35 साल तक JRF निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको, तो जितनी लड़कियां हैं 35 साल तक के लिए एलिजिबल हैं, तो 35 साल तक JRF निकालिए धूमधाम से, क्या दिक्कत है। Relaxation will also be provided to the candidate with research experience limited to the period spent on research in relevant related subject of post graduation degree। अगर कुछ लोगों ने रिसर्च किया हुआ है तो उनको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच कुड बी अ, ठीक है। तो क्या करेंगे लेकर के, जब 5 साल रिसर्च कर लेंगे, PhD कंप्लीट हो जाएगी, JRF ही नहीं मिलेगा आपको। तो रिलैक्स लेके क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। 3 ईयर रिलैक्सेशन इन एज, जो LLB के स्टूडेंट हैं, LLM किया हुआ है, तो उनका 5 साल का हो जाता है, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा LLM वालों को, ठीक है। तो जो लॉ के स्टूडेंट हैं, 3 साल का, मतलब 33 साल के भी आप JRF निकाल सकते हैं। क्लियर सबको। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर SC, नेट परीक्षा के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो कोई 60 साल का है तो कोई डबल MA कर लीजिए, ट्रिपल MA कर लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। डबल MA वालों को नहीं मिलता है, एक ही बार MA करना है, डबल MA करके आपने अपना टाइम वेस्ट किया है और आपको गाइडेंस ठीक से नहीं मिला है, ठीक है। तो डबल MA वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, डबल MA वालों ने सरकार का ज्यादा सीट खराब किया है आपने। उल्टी कार्रवाई होगी डबल MA वालों पे। जस्ट जोक सपाट, डबल MA नहीं करना है, डबल MA मतलब टाइम वेस्ट करना। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं। अभी क्वेश्चन ले लेंगे आप लोगों को, लास्ट में लिख लीजिए क्वेश्चन, तनाव में मत आइए, कुछ बचेगा ही नहीं, एनालिसिस करने को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आप लोगों के। नेट वालों के
नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो कोई 60 साल का है नेट एग्जाम दे सकता है, 70 साल वाला दे सकता है, 80 साल दे सकता है, 100 साल का कोई है वो भी दे सकता है। तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे सर हमारी एज इतनी हो गई है, कोई बात नहीं, दे दीजिए, कोई एज लिमिट नहीं है, 120 साल के हैं दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडमिशन टू पीएचडी देयर इज नो अपर लिमिट इन अप्लाइंग फॉर। एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। कोई 100 साल का है पीएचडी करना चाहता है, करिए ना, किसने रोका है आपको? कोई एज लिमिट नहीं है। मिनिमम एज है उसमें कि 21 साल का होना चाहिए पीएचडी एडमिशन में। रिजर्वेशन पता ही आप लोगों को, तो कितना कितना परसेंट किसको है, कितनी सीटें हैं, किसके अनुसार है, तो वो सारी चीज इसमें दिया हुआ है, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। स्क्राइब लोगों के लिए जो अपना परीक्षा देने के लिए किसी और को लेकर के जाते हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सा बैंक होगा, तो ये सब आप लोगों को पता ही है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, तो ये आप लोग भर सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट्स लगाने हैं कौन कौन से, उसमें ऑफिस मेमोरेंडम नंबर वगैरह दिया हुआ है। अपलोड और स्कैन कैसे करना है ये दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है। ठीक है, एडमिट कार्ड और बाकी चीजें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, क्योंकि नोटिफिकेशन में इतना ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन पूछिए माइक अनम्यूट करके। हाँ सर मेरा नाम सोहन दास है। हम्म मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि इस बार 3 कैटेगरी में से एक ही कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे हम्म जेआरएफ, जैसे आपका जेआरएफ क्लियर है तो आप बार बार उस कैटेगरी को चूज नहीं कर सकते हैं। हम्म लेकिन नोटिफिकेशन में ये चीजें देखने को नहीं मिली। हम्म तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, दुविधा में हूँ कि फॉर्म भरूं तो क्या तीनों कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए या एक कैटेगरी? आपका जेआरएफ क्लियर है सोहन? सर मेरा 2 बार नेट क्वालिफाइड है। हाँ, तो आपको जेआरएफ चूज करना है। ठीक है, तीनों और कैटेगरी। सर एक और मेरा छोटा सा निवेदन है सर। बताइए बताइए। सर जैसे आप अभी इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, एक्चुअली मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो आप बता रहे थे अभी जो लोग स्क्राइब के लिए एलिजिबल है, थोड़ा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे सर। स्क्राइब वाला मैंने आप सोहन आपको अलग से बता दूं? जी जी कोई बात नहीं सर। हाँ, तो नंबर मेरा है 9810845327, इस पे आप बात कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है। ठीक है सर, ओके हाँ थैंक हाँ, यू। ठीक। और कभी भी न्यूज़पेपर यूट्यूब से कॉन्ट्रडिक्शन हो कोई भी टॉपिक, तो जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वही रेफर करना है। न्यूज़पेपर वाले और यूट्यूब वाले सनसनीखेज फैलाने के लिए, ज्यादा पढ़ाने के लिए लिखते रहते हैं, बातों को घुमा के लिखते हैं ताकि बच्चा घबरा जाए, बाप रे क्या हो गया। ऐसे कोई बात नहीं है। जो नोटिफिकेशन है ये एनटीए का द्वारा जारी किया गया है, ये एनटीए ने ऑफिशियली जारी किया है, उनकी वेबसाइट पे है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो हायर डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे है। तो ये ऑथेंटिक जानकारी है। ये जब तक नहीं आ जाता, मैं आता ही नहीं हूँ आप लोगों के बीच में। तो ये ऑफिशियल जानकारी है, जो ये दिया जा रहा है ये सही है, बाकी सब बेकार है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई न्यूज़पेपर वाला हो, चाहे कोई हो, फॉरगेट ऑल थिंग्स। नेक्स्ट। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं बताऊंगा कि कंपटीशन कैसे समझना है। हेलो। हाँ बताइए सालू जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने अभी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बताया था, हम्म अदर साइड फॉर पीडब्ल्यूडी, तो उस बारे में मुझे उस साइट के बारे में पूछना था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री एमओएस ऑफ सोस एमओएस अच्छा जे एम ओ एंड जो पोस्टर लिखा होगा उसमें पढ़ रहे होंगे आप, एक्स एम्प्लॉय एमओएस जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एमओएस जे का मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो पूरे भारत में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से कट गया है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए पहल करता है। ठीक है। तो इसके थ्रू एससी को, ओबीसी को और पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी को। हाँ, इनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। आप अलग से अप्लाई कर सकते हो, जेआरएफ के अलावा है, जेआरएफ तो कर ही सकते हैं, ये भी हाँ, कर सकते हैं। और सर अगर जेआरएफ ने जो नेट करेंगे वो? कोई भी कर सकते हैं, अच्छा जेआरएफ तो की जरूरत नहीं है। मतलब एक तो यूजीसी कराता है जेआरएफ की परीक्षा, ठीक है। हाँ। तो जेआरएफ अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये वाला दे दीजिए, अगर आप एससी नहीं, मेरा ओबीसी। मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे कि हम नेट एग्जाम देंगे,
और हमने ये जस्टिस एम्पावरमेंट का भी भरा है, तो बोथ एग्जाम केवल हमें नेट का ही देना होगा या अदर एग्जाम है? दोनों एग्जाम है, इसका भी है, ये भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपको। एमओएसजी। अच्छा, पहले हाँ, अकॉर्डिंग टू नेट एग्जाम। मतलब आपको एनटीए का एग्जाम तो देना ही है। जी। हाँ, उसी के बेस पे यहाँ भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं आपको, अप्लाई करेंगे तो डेटा यहाँ से उठाते हैं वो। एग्जाम आपको एनटीए ओके। का भरना ही भरना है ना। नहीं, तो एनटीए का भी भरना है, इसका भी भरना है, बस हाँ, एग्जाम दोनों अलग अलग है। हाँ, एग्जाम ये नहीं लेते हैं, यहीं से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी। एनटीए वाला जो परीक्षा देंगे आप, तो जी। जिनका जेआरएफ हो गया उनको तो यूजीसी पैसा देगा। जी। ठीक है। उसके बाद जेआरएफ होने के बाद वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो जो जी। शेड्यूल्ड कास्ट जिनका जेआरएफ नहीं है उनको ऊपर से उठा लेते हैं, जितनी सीटें होती है उतनी स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, अच्छा ओबीसी अच्छा। वालों में यही करते हैं, क्योंकि जिनको जेआरएफ मिल गया वो इनको वो क्यों देंगे ये वाला। कोई एक ही तो जी मिलेगा जी जी। आपको। हाँ। जी। ठीक है क्लियर है। सर। हाँ, और किसी क्वेश्चन है? कोई डाउट होगा तो सर कॉल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। बहुत सारे स्टूडेंट पा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट बहुत सारे पा रहे हैं, जैसे शुभम है उनको मिल रहा है नहीं, एनएफएससी। एक्चुअली सर गवर्नमेंट जॉब तो है बट उसकी टेंशन नहीं है, मगर आपने ये एक नई चीज बताई, मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे बढ़ें? यस सर। हम्म। जी सर, हम सर अभी तक सर 3 बार सर दे चुके हैं। हम्म। बट सर मेरा पीजी जो है कॉमर्स से था सर। ठीक है। तो लगभग सर 8-10 नंबर से मेरा छूट रहा है। हम्म। उसके बाद सर 23 में हम पीजी कंप्लीट किए थे सर। हम्म। उसके बाद फिर जो है हम 23 से 25 में सर फिर से हिंदी रख के पीजी कंप्लीट कर लिए हैं सर। ठीक है। हिंदी में सर मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है। तो जानना ये चाह रहे थे सर कि अगर हम हिंदी से अगर सर इस बार फॉर्म फिलअप करते हैं हम्म। तो इससे कोई परेशानी सर? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो एलिजिबल हैं सर हम? बिल्कुल एलिजिबल है, धूमधाम से परीक्षा दीजिए, तैयारी करिए। शुभकामनाएं धन आपको। लड्डू कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, और ऐसे किसी सर, हाँ बताइए। हाँ सर, हम बिहार से हैं सर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। हम्म। तो एक्चुअली सर हम बीएड भी किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिए ना, बाकी लोग भी हैं क्लास में, अगर पर्सनल बात करना हो तो अकेले कर लेंगे। सीधे क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है ठीक, आपका? हम्म। ठीक ठीक सर, आप पर्सनली कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़े। यस सर। हाँ बताइए देवांशी। सर ओनली पीएचडी क्वालिफाइड है तो दो हम्म। ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे ना? हम्म। आप लोग जेआरएफ सीधे सेलेक्ट करिए ना। जीआरएफ और नेट दोनों कर सकते? हाँ हाँ, जेआरएफ करिए, जेआरएफ में बाय डिफॉल्ट सारा है, तीनों ही है। जिसका नेट है वो नीचे का दोनों है, बताया तो आपको, जो टेबल बना हुआ है उसमें। तो जो जेआरएफ क्वालिफाई है बाय डिफॉल्ट नेट क्वालिफाई है पीएचडी एडमिशन, जो नेट क्वालिफाई है बाय डिफॉल्ट नेट है और पीएचडी एडमिशन है। जिसका वनली पीएचडी एडमिशन है वो केवल पीएचडी एडमिशन कर सकता है, वो 1 ईयर के लिए वैलिडिटी होती है उसकी। अगले साल फिर परीक्षा देनी पड़ेगी आपको। एक बार जेआरएफ निकालिए, बस कहानी खत्म। सीधे पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लियर। अर्जुन से पूछा गया ना क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला आग दिख रही है बस। तो बस जेआरएफ दिखना चाहिए आपको, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। एज वेज निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जेआरएफ पे ही फोकस करिए। परसेंटेज हाई रहेगा, सर्टिफिकेट आपको नेट का मिलेगा, लेकिन आपको पीएचडी में एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटी में होगा, क्योंकि मेरिट मैटर्स। जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसी को अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे। सर हाँ, सर तो वो पीएचडी एंट्रेंस जो आता है तो वो फिल करने चाहिए। वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डेटा उठाएगा वो एनटीए से ना, उसमें भी आपको देखा कि क्या करेंगे, जो यूनिवर्सिटी होगी या जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो एनटीए से डेटा उठा लेंगे। क्योंकि आपने एक बार एग्जाम दे दिया है ना, तो बार बार अब यूनिवर्सिटी परीक्षा ले, फिर कोई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस परीक्षा ले, फिर कोई पीएसयू परीक्षा ले, फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन परीक्षा ले। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको रिड्यूस करने के लिए एनटीए को दे दिया कि भाई तू परीक्षा ले। एनटीए को बना दिया टेस्टिंग एजेंसी। इसी परीक्षा के नंबर के आधार पे यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी में एडमिशन देगी। ये मिनिस्ट्री वाले एससी एसटी ओबीसी में जो आपको मिलता है वो देंगे। पीएससी वाले आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, अदर इंस्टीट्यूशन भी यहीं से उठा लेंगे। तो ये लोग क्या करा सकते हैं, इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं आपको।
मेन परीक्षा आपका यही है, यही फॉर्म भरना है, यहीं से सारी सीढ़ी जा रही है। अगर ये सारी चीजें इससे कनेक्टेड नहीं होती तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्यों देते वो सूचना, ये नहीं देते फिर। तो एनटीए का फॉर्म भरना ही भरना है सबको, परीक्षा देनी ही देनी है। ठीक है, और अपनी तरफ से तीनों कैटेगरी चूज करिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लियर विद्या रानी? यस सर। ठीक, कुल मिला के सबको फॉर्म भरना है सबको परीक्षा देनी है, सभी कैटेगरी चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, केवल हिंदी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और परीक्षा देनी है पॉजिटिव होकर के। अभी आगे और बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट और दिन कितने बचे हैं वो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या टेम्परामेंट होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, और वो खूब मेहनत से पढ़ते हैं, कठिन कठिन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और परीक्षा में जाके उनका कुछ नंबर से रुक जाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेम्परामेंट नहीं समझते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेम्परामेंट वो लोग नहीं समझ पाते जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए हैं। तो बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो अपने विषय के प्रकांड विद्वान हैं, बट उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है। तो केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है ये। ठीक है, 10 से 12 लाख लोग परीक्षा देते हैं एनटीए का, क्योंकि आपने देखा कि इसमें पीएसयू वाला भी है, यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन वाला भी है, और भी अदर लोग हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू जिसको स्कॉलरशिप चाहिए, एससी वाला, वो भी लोग भरते हैं। और अब तो एफआईयूपी वाला भी ऐड कर दिया है, तो 4 ईयर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो भी भरते हैं। तो ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो 10 से 12 लाख लोग परीक्षा देते हैं। इसमें जो जेआरएफ क्वालिफाई होने का परसेंटेज है वो है 0.5% से लेकर के 1%, मतलब 100 में से एक बच्चे का जेआरएफ होता है। अगर 100 लोग परीक्षा देंगे तो एक या उससे कम, एक से ज्यादा नहीं। नेट क्वालिफाई होने के चांसेस क्या है? नेट क्वालिफाई होने के चांसेस है 5 to 6%, मतलब 100 में से 5 या 6 लोगों का नेट होता है। ठीक है, और ये कारण क्या है, क्यों इतना, रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें स्टूडेंट जो है बहुत सीरियस नहीं है, इसमें भीड़ ज्यादा है, सीरियसनेस कम है। ठीक है, जैसे अब परीक्षा का फॉर्म आ गया तो कुछ लोग तैयारी शुरू करेंगे, इसके पहले सोए रहते हैं, और कुछ लोग अभी भी नहीं शुरू करेंगे, वो कहेंगे हम दिवाली छठ मना के ही शुरू करेंगे, तो पूरा फुर्सत वाला काम होता है। तो परीक्षा जब 20-25 दिन बचेगा तो आएंगे, कहेंगे सर ऐसा कीजिए घोल के पिला दीजिए ताकि निकल जाए इसी बार। और फिर वो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा, साल में 2 बार परीक्षा होती है, तो लोगों को लगता है कि जून में नहीं तो दिसंबर में, दिसंबर में नहीं तो जून में, और फिर ऐसे करते करते उम्र निकल जाती है। और यूनिवर्सिटियों में कहावत है कि नेट और प्यार कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए है क्योंकि लोग सीरियस ही नहीं होते हैं। अगर कोई ठीक गाइडेंस के साथ तैयारी करे, देखिए आप सीरियस नहीं है, एग्जाम का टेम्परामेंट नहीं समझ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला है। ठीक है, मार्गदर्शन नहीं, सही शब्द यूज कर रहा हूं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं वो भी मार्गदर्शन ही देते हैं, सही गाइडेंस, राइट गाइडेंस। तो सही गाइडेंस जब आपको मिलता है तब आप समझ पाते हैं और ये एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। तो रिसर्च बताते हैं कि 100 में से 10 लोग सही गाइडेंस चूज करते हैं। 100 स्टूडेंट है, उसमें से 10 लोग, ये 5 लाख लोगों पे रिसर्च किया गया है, और अभी पेपर 2 पे आऊंगा, पेपर 2 लिखा हुआ है। तो 100 में से 10 लोग क्या करते हैं, सही गाइडेंस में क्लास करते हैं या जो भी है ज्वाइन करते, गाइडेंस लेते हैं। इस 10 में से 10%, तो 100 का 10%, और ये 10 का 10%, तो 10 का 10% हो गया एक। एक लोग जो होते हैं वो लोग सही गाइडेंस जिसको चुना हुआ है वहां पे रेगुलर क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं जो टीचर देता है। ठीक है, तो 100 में से अगर एक सिलेक्शन हो रहा है, जेआरएफ हो रहा है, तो कौन सा डेटा गलत है? सही डेटा है ये 5 लाख स्टूडेंट पे रिसर्च करने के बाद आया है कि 100 बच्चा अगर है तो उसमें से 10 ही लोग क्लास ज्वाइन करते हैं सही गाइडेंस के साथ। नहीं, इनको लगता है कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे, किताबों से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, और जबकि नेट जेआरएफ की फी बहुत कम है, लेकिन वो गाइडेंस के साथ नहीं पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीरियस नहीं है, उनको महत्व नहीं पता इसका।
अभी दिवाली आ रहा है, मिठाई खा लेंगे, कपड़ा खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे। कोई 70-75 दिन गाइडेंस दे रहा है, वो नहीं लेंगे वो। क्योंकि उनके जीवन में वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और बाद में रोते फिरेंगे कि हमको मिला नहीं। लक्ष्मी गणेश हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे कि दे दो, तैयारी नहीं करोगे तो हनुमान जी भी साथ नहीं देंगे, मेहनत नहीं करोगे वो भी साथ नहीं देंगे। तो मेन रीजन ये है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं समझते हैं लोग, टेम्परामेंट नहीं समझते हैं, सही गाइडेंस में तैयारी नहीं करते हैं। पता चला कि इधर उधर खूब मेहनत करके पढ़ा और .1 से रुक गया, या 1 नंबर से रुक गया, या 2 नंबर से रुक गया, तो फिर आपको अगले 6 महीने परीक्षा देनी पड़ेगी। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको ये नहीं पता कि पैसा फिर भी आ जाएगा, समय जो जा रहा है वो तो कभी आएगा ही नहीं वापस, चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए, नहीं आएगा वापस कभी। ठीक है, तो सही गाइडेंस का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सही गाइडेंस आप लेंगे तो आपको चीजें कम समय में, कम ऊर्जा में पता चल जाएंगी। एनटीए की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर लोग नहीं समझते हैं, इस वजह से ये इतना रेशियो कम है सिलेक्शन का। और रिसर्च बताते हैं कि 100 में से 10 लोग ही क्लास चूज करते हैं, और उन 10 में से केवल 1 या 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं। बाकी लोग खाली क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास ही नहीं करते, घूमते रहते इधर उधर। परीक्षा की क्या उम्मीद है आपसे? एनटीए की क्या उम्मीद? एनटीए चाहता है कि आपकी विषय की बुनियादी समझ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहता है। वो चाहता है कि हर बच्चे को विषय की बुनियादी समझ हो, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। रट्टू तोता नहीं चाहता है वो। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि हम रट करके गाइड बुक से परीक्षा निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे वो। और आपने देख लिया असिस्टेंट प्रोफेसर में प्री मेंस और इंटरव्यू कर दिया है, निकालिए जाके रट के, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रिटेन भी लिखना है। और जब आप किसी विषय को बुनियादी समझ या गहरे स्तर से या कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ लेते हैं, तो कोई प्री देगा, ऑप्शन देगा तब भी बता देंगे, कोई कहेगा आंसर लिखो मेंस, वो भी लिख देंगे, कोई इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक टॉपिक को पूरा डीप में जाकर के पढ़ लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनटीए ये चाहता है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करके पढ़ाना शुरू कर दिया है, वो पढ़ते ही नहीं है, ना बच्चों को बताते हैं ना अपने बताते हैं। तो इस कारण भी परसेंटेज इतना कम जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये टीचर को भी नहीं पता है, उनको लगता है कि बस यहाँ से उठा के वहां से उठा के चपेट के पढ़ा दो बच्चे को। हायर एजुकेशन में आप लोग हैं, पीएचडी कर रहे हो उस विषय में, तो गहरे स्तर पे समझ तो होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने में समय लगता है, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। कोई 2 महीने में बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर सकता है। जो बोलता है वो झूठ बोलता है। ठीक है, आपको स्ट्रेटजी बताई जा सकती है, लेकिन उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो करना ही पड़ेगा। दूसरा एनटीए क्या चाहता है आपसे? एनटीए चाहता है कि आपके पास एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, एक तार्किक समझ हो। ठीक है, आप चीजों को एनालाइज करते हो, आप तार्किकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हो, आपके अंदर शोध करने की क्षमता हो, तो शोध अभिवृत्ति हो आपके अंदर। ठीक है, और आपके अंदर चीजों को पढ़ करके समझने की क्षमता हो, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर बनेंगे आप, कंप्रीहेंशन आपके अंदर होना चाहिए। अब रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, किताब पढ़ के समझ ही नहीं पाते हैं, और जब खुद नहीं समझ पाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, अब कैसे टीचर बनेंगे, फिर तो दिक्कत है। ठीक है, और इसके साथ ही एनटीए चाहता है कि आप सिर्फ अपने विषय के बारे में ना पढ़ें, बल्कि आप अपडेटेड रहें करंट चीजों के बारे में। जैसे आईसीटी में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च टूल्स कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन सा चैट जीपीटी, ट्विलबॉट का उपयोग किया जा रहा है, तो ये सब चाहता है आपसे। तो करंट अफेयर्स प्लस अपडेटेड, तो ये एनटीए चाहता है। ठीक है, अब ये जो जो गाइडेंस ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो आपको चूज करना चाहिए, नहीं तो पढ़ते रहेंगे परीक्षा नहीं निकलेगी आपकी। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें लेकर के आना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल एनालिसिस रटने से नहीं आता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। स्ट्रेटजी फॉर पेपर 1, स्ट्रेटजी फॉर पेपर 1 ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये 85 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन है, तो हमें पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। रॉन्ग स्ट्रेटजी है। रिसर्च बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिलेक्शन पेपर 1 की वजह से रुकता है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 की जो 10 यूनिट हैं वो अपने आप में एकदम नए यूनिट होते हैं, बच्चा पढ़ा ही नहीं होता है, ना तो कम्युनिकेशन पढ़ा होता है, ना तो इन्वायरमेंट, ना तो आईसीटी, ठीक है, ना तो रीजनिंग। भारतीय तर्कशास्त्र जो फिलोसफी का स्टूडेंट है वो पढ़ेगा, बाकी लोग क्यों पढ़ेंगे? या बहुत ज्यादा एजुकेशन जिसका विषय है वहां पे कुछ पढ़ लेगा। ठीक है,
और वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने जो पढ़ा ही नहीं उससे क्वेश्चन कैसे सही करेंगे? क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक होता है। तो पेपर 1 को लोग हल्के में लेते हैं और पेपर 1 की वजह से उनका जेआरएफ रुक जाता है। पेपर 1 को जिसने हल्के में लिया जेआरएफ नहीं होगा, ये एकदम पक्की बात है, क्योंकि दोनों ही पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, बाकी कैटेगरी के लिए 35%। ठीक है, तो 40% और 35%, मतलब पेपर 1 में जनरल कैटेगरी में 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए, अदर कैटेगरी में 17.5 18 लिख लीजिए, 18 क्वेश्चन होना चाहिए। पेपर 2 में 40 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, बाकी में 35। ये बैलेंस है। अगर आपने पेपर 2 में 90 क्वेश्चन सही कर लिया और पेपर 1 में आपके 17 क्वेश्चन ही सही हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पेपर में बैलेंस बना के चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो पेपर 1 को लेकर के मोस्ट ऑफ द लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो पेपर 1 को सीरियसली नहीं लेते हैं, पढ़ते नहीं है, और उससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं और यही मार खा जाते हैं वो। पेपर 1 की वजह से जेआरएफ नहीं होता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट का तो 100% पेपर 1 की वजह से नहीं होता है, जिसमें से हिंदी साहित्य, इतिहास और बाकी इस तरह के सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 को लेकर के पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? पेपर 2 में पेपर 2 के स्टूडेंट्स को 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर याद होने चाहिए। याद होने सेंस का मतलब एकदम कवर होना चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए। पेपर 2 वाले ध्यान से सुने, जो कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं और जो दिसंबर में परीक्षा देना चाहते हैं, तो वो लोग बस मेरी बात फॉलो कर ले और दिसंबर के परीक्षा के बाद मिलने आगे मुझसे। ठीक, 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर कर जाइए। और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सारी किताबें आ रही हैं। अमेजन पे जाएंगे, टाइप करेंगे सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिकल साइंस 10 ईयर, जो भी आ जाएगा। ठीक है, वो देख लीजिए। सिलेबस की जो चीजें हैं उसको पढ़ लीजिए एक बार, जनरलाइज वे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लीजिए, कोई भी किताब उठा के। क्लास जो लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए 10 से 15। सारा ही करवाऊंगा मैं आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगा, ये भी हो रहा है, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी शेयर करूंगा। तो अगले जो अभी जब स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें सारी चीजें आएंगी। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड को एनालाइज करना है, मैं बता रहा हूँ रिसेंट ट्रेंड। रिसेंट ट्रेंड ये कहता है कि पेपर 2 में या पेपर 1 में, तो पेपर 2 का ले लेते हैं, 100 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन में बांटते हैं जो पेपर बनाते हैं, 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लड्डू टाइप के, जो नहीं पढ़ता है वो भी कर लेगा, ताकि सब लोग खुश रहें। सबको खुश करते हैं पेपर बनाते हैं। 20 पेपर वो कर पाएगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक, तो पेपर में अगर आपके 40 के नीचे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको भी बहुत मेहनत की जरूरत है। ये 40 क्वेश्चन एवरेज है, सबका ही सही हो जाएगा। उसके बाद के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। ये जो अच्छे से नहीं पढ़ा है टॉपिक को, वो कर ही नहीं पाएगा, रट के नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा इतनी बार परीक्षा देता हूँ 40 45 50 के ऊपर नहीं जा रहा, 55 के ऊपर नहीं जा रहा है, इट मीन्स कि उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब उन्होंने टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है। आप में से कोई भी बच्चा अगर अच्छे से टॉपिक को पढ़ लेगा तो वो एग्जाम निकाल देगा। आप में से हर किसी के अंदर वो क्षमता है निकालने की परीक्षा, बस आपको सही गाइडेंस मिले। आई बात समझ में? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बता दिया जाए तो, और आप उसको फॉलो भी करें। ऐसा नहीं कि दिया जा रहा है आप उसको मानेंगे ही नहीं, नोट्स ही नहीं बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे, फिर तो नहीं फायदा होगा। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं इंटेलेक्चुअल केस पे। आपको क्लियर ही नहीं होगा कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अपनाया जाता है। तो ये परीक्षा के पहले मैं बताऊंगा, एक सेशन और लूंगा कि कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, कैसे प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करें, तो वो सेशन लूंगा, मैं बताऊंगा। और ये 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिसने पेपर बनाया उससे पेपर ले लेंगे ना तो ये भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका पेपर 2 थोड़ा सही है तो वो इन प्रश्नों को लेकर परेशान रहते हैं। ये गलत स्ट्रेटजी है। ये 40 में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए लड्डू वाले में से। जिसने इन 40 के 40 क्वेश्चन को सही कर दिया उसका 100% जेआरएफ होगा।
और जिसने ये इजी वाले क्वेश्चन गलत किए, जो हर बार पूछता है वहां से गलत कर दिया, उसका जेआरएफ नहीं होगा, चाहिए 20 क्वेश्चन ही क्यों ना कर ले वो। क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपके पेशेंस चेक करने के लिए दिया जाता है, नॉलेज टेस्ट नहीं करना है उसको। सारे क्वेश्चन नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं देता है, एक समझ टेस्ट करने के लिए देता है। ये आपको खुश करने के लिए देता है कि खुश हो जाइए कि हमको भी आ रहा था पेपर। और ये देता है आपका पेशेंस चेक करने के लिए। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर के पहले 20 क्वेश्चन में यही डाल दे, और आपको 20 क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगे मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो देखना चाहता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बचा है कि नहीं बचा है। क्लियर है सबको? पेपर 2 को लेकर के अप्रोच बता दिया है। पेपर 2 वाले ध्यान दे, ये करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना कल्याण नहीं होगा। पीएचडी एडमिशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जेआरएफ के बारे में नहीं सोचते हैं, नेट के बारे में सोचते हैं कि कैसे नेट निकल जाए बस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका जो रणनीति होती है, वो रणनीति नेट या जेआरएफ को लेकर के होती है। जबकि अभी का जो करंट सिनेरियो है, जो पिछले 2 साल से मैं बोल रहा हूँ, और जो अभी यूपीजीडीसी ने कर भी दिया है, आप जब किसी टॉपिक को कंसेप्ट वाइज पढ़ लेंगे, डीप में जाके पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा इसमें, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो उस टॉपिक से, इस टॉपिक से अब चाहे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, अब बता देंगे। अब चाहे कोई रिटन एग्जाम ले ले, वो भी बता देंगे। या कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, वो भी बता देंगे। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, उन्हें लगता है कि बस 2 महीना में 1 महीना पढ़ के खत्म कर दें। लगते हैं रटने, वो किताब उठा लेंगे, गाइड उठा लेंगे, रटने लगेंगे। आपने क्या किया, धैर्य की कमी है लोगों में। उसी के हिसाब से कोचिंग वाले भी मार्केटिंग करते हैं कि हाँ ठीक है 2 महीना में पढ़ा देंगे आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं होगा 2 महीने में। 2 महीने में वही कर पाएगा जिसने पहले पढ़ा हुआ है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। एकदम नया बच्चा सोचे मैं 2 महीने में सब्जेक्ट पढ़ लूं, बाकी लोग पागल हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो ऊपर रहेगा टॉप पे वो सेलेक्ट होगा, नीचे वाला नहीं सेलेक्ट होगा। इसमें कोई फेल नहीं होता है, ये क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड होता है। पेशेंस के साथ सही गाइडेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 6 महीना 8 महीना लगेगा, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो चाहे जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे पीएचडी एडमिशन हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कोई ले ले, आप सारा क्लियर कर देंगे। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारे ही परीक्षा निकाल सकते हैं आप। जेआरएफ 5 साल ही तो मिलेगा, उसके बाद क्या करेंगे आप? ठीक है। अब आपके अंदर धैर्य नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, आपने उठा लिया गाइड बुक या कोई भी इधर उधर फ्री चैनल यूट्यूब वगैरह पकड़ लिया आपने, और यहाँ पे क्या होगा, आप रटने लगेंगे। बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही, जब रटेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगी। इंटरेस्ट कम हो गया, पढ़ने में मन नहीं लगेगा आपका, पहली चीज। दूसरी चीज, जो परीक्षा आप निकाल सकते थे वो परीक्षा बिना तैयारी के आप देंगे तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। ठीक है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। शक्ति की मौलिक कल्पना करनी, मेहनत से पढ़ना एक बार अच्छे से, फिर परीक्षा देनी है। ठीक है। तो आत्मविश्वास आपका कम हो जाएगा। आप वो परीक्षा निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया, ठीक से गाइडेंस नहीं दिया गया, आप हर बार दे रहे, चूक जा रहे हैं। ठीक है। तो आपका आत्मविश्वास भी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा तो परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे आप। तो रटेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, परीक्षा नहीं निकलेगा तो आत्मविश्वास कम हो जाएगा, और फिर रिजल्ट आएगा कि आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे परीक्षा देना, ही हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। और एक बार जब आपने कह दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं करा सकती। ठीक है। तो अगर खुद से हार मान लिए, हम तब नहीं हारते हैं जब हम हार जाते हैं, हम तब हारते हैं जब हम हार मान लेते हैं। जिस दिन आपने हार मान लिया उस दिन आपको कोई जिता नहीं सकता। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट जैसे, एक तो वर्किंग लोग हैं जो काम वाम करते हैं, दूसरे हाउसवाइफ हैं जिनको काम तो रहता ही है, साथ में और भी
दिक्कत रहती है, सास ननद और पता नहीं क्या क्या, उन लोगों को अलग फरमाइशें होती हैं, उनको भी मैनेज करना होता है। और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो घर से भेजे जाते हैं कि भैया जाओ पढ़ो तुम, इनके पास कोई दिक्कत नहीं होती है, घर से पैसा मिल रहा है, रूम लिए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे हैं, तो फ्रेशर कह लीजिए इनको ना, या स्टूडेंट कह लीजिए, इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, इनको सारी सुविधा मिल रही है, इनका मन नहीं लगता है पढ़ने में। इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है इनका, कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना सब खा लेते हैं, मोबाइल वोबाइल खुद चलाते हैं, उसमें खूब मन लगता है। बाकी कहीं घूमने उमने जाने के लिए बोल दो, एकदम बर्थडे पार्टी एकदम तैयार रहेंगे, वो रात को 12 बजे या 2 बजे आ जाएंगे पार्टी करने। लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो उनको नींद आ जाती है, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो पढ़ने में मन नहीं लगता है इनका। इनके पास कोई नहीं है, झूठे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि हमने कैसे पढ़े, क्या करें, ओवर थिंक ज्यादा करते हैं ये, क्योंकि कुछ काम नहीं इनके पास। तो सबसे बुरी हालत जो है इन्हीं लोगों की है। हाउसवाइफ और वर्किंग प्रोफेशनल को मेरा ये कहना है कि काम करते हुए, और खास करके स्पेशली हाउसवाइफ जो घर में काम करते हुए पढ़ रही हैं, तो ये एक इससे पता चलता है कि आप बहुत मजबूत व्यक्तित्व के लोग हैं, जो इतने विषम परिस्थितियों में सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, परीक्षा देने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को कम मत आकिए, क्योंकि अगर आपने सोच लिया उन परिस्थितियों में रह करके परीक्षा देनी है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने सोच लिया। और जब आपने सोच लिया तो आप कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको जितना भी समय मिलता है डेली बेसिस पे, जैसे मैं कहता हूँ अगर आधा घंटा भी समय मिल रहा है तो आधा घंटा आप नोट्स पढ़ लीजिए और बाकी चीजें कर लीजिए ना, रिवीजन कर लीजिए। जैसे आपको इन लोगों को गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके पास समय कम है, तो कोई भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से गाइडेंस नोट्स मिल जाएगा। तो 1 घंटा आप क्लास करिए और आधा घंटा आपको जब भी समय मिलता है रिवीजन कर लीजिए उसको, बस इतना ही करना है। जैसे यहाँ पे जो लोग क्लास करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वर्किंग हाउस वाइफ है या जो भी है, आप बस रिवीजन कर लीजिए, जो नोट्स दिया जा रहा है वहीं से प्रश्न आएगा, उसी को पढ़ लीजिए। बस ये मान लीजिए कि यहीं से प्रश्न आएगा, उसी को पढ़ लीजिए, परीक्षा दे दीजिए जाके, परेशान मत होइए। अगर आपने घर में इतनी परिस्थितियों के बाद भी पढ़ने का निर्णय लिया है, तो मतलब आप में कुछ बात है। आपकी गोद में छोटा बच्चा है फिर भी आप क्लास कर रहे हैं, मतलब आप में कुछ बात है। आप अपराजित हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप इतने मजबूत हैं। क्योंकि इतनी परिस्थितियों के बाद भी अगर कोई सोच रहा है कि वो करेगा, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने आप को हल्के में मत आकिए, अब बहुत ताकत है आपके अंदर, और बस लगातार करिए बिना हिम्मत हारे। आधा घंटा मिलता है, 45 मिनट मिलता है, 1 घंटा मिलता है, पढ़ लीजिए। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब पढ़ लीजिए आधा घंटा, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए आधा घंटा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आधा आधा घंटा पढ़ेंगे, 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं जो रोते थे, परेशान थे कि सर क्या करें, सास ने ये किया है, ननद ने ये किया है, पति साथ नहीं दे रहा, ये वो, बच्चे छोटे हैं। बच्चा बच्चा संभालना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो बच्चा संभालने के साथ अगर कोई पढ़ रहा है, तो वो बाहुबली ही है, तो सामान्य इंसान नहीं है, असामान्य इंसान है, असाधारण इंसान है वो। और ऐसे असाधारण लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो अपनी ताकत पहचानिए और लग जाइए, क्या दिक्कत है। वर्किंग वाले लोग भी क्लास करें, अगर उनका ऑफिस टाइम रहता है तो रिकॉर्डिंग देख लिया करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, नौकरी में है, वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, और सैटरडे संडे जब क्लास होती है कभी कभी तो क्लास कर लेते हैं। कोई डाउट आता है तो ओवर द कॉल बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप किसी भी परिस्थिति में हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता है आपके पास। विकल्प हमेशा होता है, जब हम कहते हैं हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। डिपेंड ये करता है कि आपने वो विकल्प चुना कि नहीं चुना। ठीक है, जो लोग, ये फ्रेशर वालों के लिए बोल रहा हूं, जो लोग आज 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ने को तैयार नहीं है, वो दिल की डायरी में मेरी बात नोट कर लें। कल 12 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार रहें, और 12 घंटा मेहनत करेंगे और पैसा मिलेगा कम आपको। तो जिनको 6 से 8 घंटे में बैठ के पढ़ने में कमर दर्द होती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मन नहीं लगता है, ठीक है, तो वो कल 12 घंटा एकदम बिना किसी कमर दर्द के और आंखों में अंधेरा छाए बिना मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे जाकर के। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा, वो है पढ़ाई।
और वो सही गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो आप कहानी बदल सकते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने पीढ़ी की, और वो आपके हाथ में है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सही गाइडेंस और रणनीति के साथ अगर आप निरंतरता के साथ पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा निकाल सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास लगभग 70+ डेज हैं। 31 दिसंबर को एग्जाम होगा तो 31 दिन, वो नवंबर का पूरा 30 दिन, 60 दिन ये हो गया, और 10 दिन इस महीने मान लीजिए, 7 दिन, 3-4 दिन आप लोग छठ दिवाली मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद पूरे मनोयोग से पढ़ाई करिए, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग या नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो देखते रहिए समय निकाल के, ऐसा नहीं दिन भर दिवाली मना रहे हैं। तो 1-2 घंटा नोट्स बनाइए, रिकॉर्डिंग करिए। तो जो लोग इस क्लास में हैं वो रेगुलर क्लास करें, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, पूरे विश्वास के साथ, दिल के साथ फॉलो करें। 100% रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये बात मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ क्योंकि ये सारा मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो टॉपर्स कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, आप ही में से टॉपर्स बनते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करना है आपको? सबसे पहले पेपर 1 को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग पेपर 1 को अंडरस्टिमेट करते हैं, पढ़ते नहीं है। जेआरएफ आपका यही करवाएगा, ठीक है। जेआरएफ आपका यही करवाएगा। मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट देना है आपको। कम से कम सप्ताह में, जो लोग वर्किंग है सप्ताह में एक टेस्ट दे दें, जो लोग नहीं है वो दे दें टेस्ट। तो अब आपके पीवाईक्यूज, टेस्ट, ये सारी चीजें शुरू होंगी, ठीक है। तो पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है, टेस्ट जरूर देते रहना है पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो फॉलो करना है, वो छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। और जितना भी समय मिल रहा है उसमें एक सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करना है। ओवर थिंक नहीं करना है कि फ्यूचर में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा। आज आप हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में रह के आज पढ़िए कि आज मैं कितना पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। आधा घंटा पढ़ सकती हूँ, 15 मिनट पढ़ सकती हूँ तो 15 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट नोट रिवीजन करिए, रख दीजिए। कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया उसके 4 दिन गायब हो गए, ठीक है। ये काम नहीं करना है। आधा घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ लिए फिर 3 दिन गायब, फिर 5 घंटा पढ़ लिए फिर 10 दिन गायब, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो पढ़ा हुआ सब भूल जाएंगे आप। कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना है। क्लास हो रही है क्लास कीजिए, क्लास नहीं हो रही है नोट्स कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये करना है आपको। और गाइडेंस और स्ट्रेटजी आपको पता ही है कि अगर सही रणनीति के साथ कोई काम किया जाए तो कम समय में और कम एनर्जी में जल्दी से सफल हुआ जा सकता है। इस पे कोई संदेह वाली बात नहीं है। दुनिया में जितने भी लोगों ने कमाल किया है वो सब लोगों के गाइडेंस बहुत अच्छे मिले। तो अगर अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस सही से ना मिले तो अच्छी से अच्छी प्रतिभाएं कुंद पड़ जाती हैं। आई बात समझ में? तो गाइडेंस अगर मिल रहा है तो उसको लीजिए और पढ़ाई करिए और कम समय में क्रैक करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो शॉर्ट और क्रिस्प वे में पूछेगा। किसी का पर्सनल क्वेश्चन होगा तो बात कर लेगा। पूरे क्लास के सामने क्यों पर्सनल चीजें बताएंगे अपनी, ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो आज का सेशन बंद करते हैं। माइक ऑन कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। किसी का कोई सवाल है? यस सर, मेरा सवाल है सर। सर जैसे मैं पेपर में बैठता हूँ तो जैसे जो 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, वो जब क्वेश्चन पढ़ते समय पैनिक हो जाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पैनिक नहीं होना है ऐसी स्थिति में, पढ़िए आराम से क्वेश्चन। जब आप पैनिक हो जाएंगे तो, जब हम परेशान होते हैं या पैनिक होते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं, और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में हमारी स्ट्रेंथ ही हमारे साथ आती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। पहली शर्त यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, कितनी भी बेकार क्यों ना हो, परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। क्योंकि जब आप शांत रहेंगे तभी आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। तो इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैनिक मत होइए। सर एक बार अपना नंबर रिपीट करना सर, एक्चुअली मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ तो आपने बताया था एक बार बट मिस हो गया था। 9810845327, 9810845327।
9266511505 शिवानी मैम का नंबर है। तो अगर इस पे आप कॉल करते हैं, मैं मीटिंग्स में हूं, नहीं फोन उठा पा रहा हूं, तो आप इस पे कॉल करिए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द चीजें, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तब मुझे कॉल करना है, अदरवाइज सारी चीजें शिवानी मैम ही सॉल्व कर देंगी आपकी। तो 92 92 67 511 505 9266511505। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए सरोज। सर यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम कब कब तक होना है? जीडीसी पे एक मैं सेशन लूंगा बहुत जल्दी, तो उस पे कर लेंगे बात, ठीक है। ठीक जल्दी है ही होगा, जल्दी ही होगा जीडीसी का पेपर। लेकिन अभी जो क्लासेस चल रही पेपर 1 वाली, जी। क्या सब्जेक्ट है आपका सरोज? सर पेपर 1 है और हिंदी है, हाँ, लिटरेचर। तो जो एनटीए का चल रहा है पेपर 1 और हिंदी साहित्य का, तो जी। वो आप लोग करते रहिए, वो जीडीसी में आपको मदद करेगा 100%, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं अभी जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। ठीक जीडीसी है। के लिए जो एडिशनल टॉपिक है उस पर मैं अलग सेशन लूंगा, और वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जैसे पिछली बार पढ़ाया था। यूट्यूब पे कुछ क्लासेस पढ़ी भी हैं यूपीएचएससी की, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी का कोई सवाल है? यस सर। सर मैं पूछ रही थी कि जो सेंट्रल लेवल का जैसे नेट होता है ना, वैसे झारखंड में जेट आया है, तो सारा प्रोसेस सेम ही होगा? हाँ, उसका सेम ही होगा, बाकी नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, कुछ चेंज होगा तो देख लीजिए, लगभग सेम होगा। ओके, थैंक यू सर। सर सिर्फ एक लास्ट सवाल है मेरा। बताइए बताइए। सर यूपी में सेट एग्ज़ाम होते हैं? यूपी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं शायद यूपी में। अच्छा, कंफर्म नहीं है। कंफर्म हो जाएंगे अभी तुरंत, यूपी में होते हैं होते हैं, सारे स्टेट में होते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके सर, हाँ, ठीक। होते हैं। आप लोग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के चक्कर में क्यों पड़े हैं, जब नेट दे रहे हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फोकस करिए, क्यों बीएड वगैरह के चक्कर में पड़े हैं। क्या क्या क्वेश्चन आया है नीचे? सर जनरल में महिला आती, उसका जेआरएफ के लिए एज, महिला किसी भी कैटेगरी की हो, 35 साल एज है उसका जेआरएफ के लिए, चाहे वो जनरल में हो चाहे कोई भी हो। सर यूनिट बाय टेस्ट में स्कोर ठीक होता है, बट एग्जाम में स्कोर कम हो जाता है मेरा, रिवीजन करना है। क्योंकि यूनिट में आप पढ़ने के बाद टेस्ट देते हैं, जैसे आपने कोई यूनिट पढ़ा तुरंत टेस्ट दिया तो आपको चीजें याद है, तो टेस्ट में ज्यादा स्कोर हो जाता है। परीक्षा तक जाते जाते वो चीजें आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो देना है आपको, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। सेट कहाँ होते हैं कहानी तो छोड़िए, आप लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बिहार में नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं। नेट पे फोकस करिए, जेआरएफ पे फोकस करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, 6000 ग्रेड पे है, इंडिया का हाईएस्ट ग्रेड पे, हाईएस्ट से ज्यादा सैलरी होती है। कहाँ चक्कर में पड़े आप लोग? तो डबल एमए करेंगे, बीएड करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, जीवन भर पढ़ते रहना है। सही गाइडेंस नहीं मिला इसलिए आप लोग परेशान है, ठीक है। नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में कस करके 2 साल पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं कि कोई परीक्षा आपको रोक नहीं सकती है। सही गाइडेंस में पढ़ लीजिए, परीक्षा क्लियर हो जाएगी आपकी। 2 साल एजुकेशन में एमए करेंगे, फिर 2 साल हिंदी साहित्य में करेंगे, फिर बीएड करेंगे, 5-7 साल आपका ऐसे ही चला गया। इससे अच्छा 2 साल पढ़ लीजिए अच्छे से बैठ करके, किसी भी बैकग्राउंड से, कुछ भी नहीं आता आपको फिर भी निकाल लेंगे 2 साल पढ़ने के बाद। सही गाइडेंस में जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करिए, घबराना नहीं है, निकल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ओवर थिंक नहीं करना है, पढ़ाई करिए, और जितना समय बचा उसको यूटिलाइज करिए। आज जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ये आपके परीक्षा का पार्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए आज का पूरा सेशन इस पे लिया मैंने, जो लगभग 1.5 घंटे का हो चुका है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर सेशन बंद करते हैं। नंबर दे दिया आप लोगों को, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सर पेपर 2 के लिए हिंदी बैच था सर। पेपर 2 के लिए हिंदी में म्यूट म्यूट करिए। हाँ, हिंदी का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। पेपर 1 का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास करिए, और क्रैश कोर्स भी चलेगा, क्रैश कोर्स रिवीजन क्लासेस होंगी, तो सब जो लोग बैच में, सब लोगों को एक्सेस रहता है, एक बार ज्वाइन करते हैं सब चीज का एक्सेस रहता है आपको। तो अभी पेपर 1 की रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी, तो वो सब हो जाएगा। एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए जाएंगे बैक टू बैक। सर पेपर सॉल्व करके देखे हैं सर फॉर कॉमर्स, कॉमर्स की नहीं होती है क्लासेस, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल? सर जो पहली बार एग्जाम जो देंगे
सर जैसे मैं हूँ तो सर उनमें सर नेट और जेआरएफ दोनों चुनाव करेंगे या सर? दोनों चुनाव करिए, तीनों चुनिए, नेट, जी सर। जेआरएफ, पीएचडी सब चुनिए। हाँ, और जेआरएफ के नीचे ठीक तो है सर। सोचा ही मत करिए आप लोग, जेआरएफ ही निकालना है और कोई ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन आप लोग क्यों लेके चलते हैं ना, सीधे जेआरएफ। जो पहली बार परीक्षा दे जेआरएफ के नीचे सोचे ही मत, सीधे जेआरएफ निकालना है। जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया है, पहली बात, दिसंबर का फॉर्म सब लोग अप्लाई करेंगे, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे ना हो। क्लियर कर लीजिए इसको, दिसंबर का फॉर्म सबको ही अप्लाई करना है, चाहे वो जीएस नेट अकेडमी का स्टूडेंट हो या ना हो। जो भी इस क्लास में लोग आए हैं मेरी बात ध्यान से सुने, परीक्षा देनी ही देनी है आपको, क्योंकि परीक्षा आपकी तैयारी का पार्ट है। लेकिन परीक्षा फॉर्म भर के मजाक में नहीं देना है। अभी आपके पास जितना दिन बचा हुआ है, 60-70 दिन, अब तक आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं गाइडेंस मिला, कोई बात नहीं, नई चीजें हुई, कोई दिक्कत आ गया, तबियत खराब हो गया, कोई बात नहीं, अभी आपके पास 70-74 दिन है। ये 70-74 दिन आपको अपना बेस्ट दे करके पढ़ना है, और दिसंबर में 31 दिसंबर से जो परीक्षा स्टार्ट हो रही, परीक्षा देनी है आपको। चाहे परीक्षा निकले या ना निकले, आपको ये पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, और फिर जुलाई में परीक्षा देना है, तब जाके निकलेगा आपका। जो लोग केवल परीक्षा के समय, जैसे बारिश के समय मेढक आते टर टर करते फिर गायब हो जाते हैं, उनका कभी परीक्षा नहीं निकलेगा, पहले बता रहा हूं। और नेट जेआरएफ में इस तरह के मेढकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो बारिश के समय आते हैं, टर टर करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अभी दिसंबर की परीक्षा आ गया तो 1 महीने टर टर करेंगे, फिर उनका आता पता ही नहीं चलेगा, फिर जुलाई के समय जागेंगे, तो वो लोगों का परीक्षा निकलेगा नहीं, वो लोग ऐसे ही है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस परीक्षा में कंपटीशन है ही नहीं, तो एकदम सही बात होगी, क्योंकि इसमें पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम है। जो लगातार पढ़ेगा, सही गाइडेंस में, परीक्षा निकल जाएगा। परीक्षा नहीं निकलता क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं सही है, पढ़ते नहीं है, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। बहाने उनके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सही गाइडेंस के साथ निरंतरता से पढ़िए, परीक्षा निकल जाएगी। बहुत आसान परीक्षा है, जानबूझ के टफ बना रखा है लोगों ने, कुछ टफ नहीं है। तो पहली बार वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म भरे, पढ़ाई करें, जितना पढ़ सकते हैं। परीक्षा तनाव में मत आइए कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ मेरा, मैं पढ़ नहीं पाया। जितना पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए, अगले 70-74 दिन जाके परीक्षा दीजिए और अपना मूल्यांकन करिए। ठीक है, क्योंकि जिस दिन पूरा सिलेबस भी आप पढ़ लेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि परीक्षा निकाल लेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो परीक्षा देना है, और परीक्षा देने के बाद फिर सो नहीं जाना है, फिर पढ़ते रहना है, फिर जुलाई में फिर परीक्षा देना है, तब निकलेगा आपका।